ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ बेडरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लगा ली है। 15-20 दिन 1 महीना वेट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शूटिंग अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटराइज्ड टारगेट घर पे ही लगवा लेता हूँ। मेड इन स्विट्ज़रलैंड ये मशीन होती है, यहाँ तक लाने में भी काफ़ी मुश्किल हुई थी इसको। तो कैसे आपने इसको यहाँ पे लाया? हर जगह से पास की व्यवस्था करी पहले तो। सबसे पहले कीमत कितनी होती है? 2.5 से 3 लाख के अराउंड आती है। इसका कोई फ़ायदा मिलता है? वैसी ही मशीन है जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में देखी जाती है। इंडिया में जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ पे इसी टाइप की एक मशीन लगी हुई है। वो पुराने मॉडल आते थे, ये एक नया मॉडल है। बहुत दुख हुआ था पहले जब पता चला था कि ओलंपिक डिले हो गए हैं 1 साल के लिए। शायद रद्द हो सकती है ओलंपिक के। बहुत ही दुख भरा वो स्थिति हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार मैं ओलंपिक का कोटा जीता हूँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ वर्मा ने, जिन्होंने एक वक्री मिसाल पेश की है हर खिडारी के लिए कि जेकर उन्होंने मुसीबत आती है तो किस तरह के नाल वो अपनी प्रैक्टिस इस मुसीबत के भी जारी रख सकते हैं। कोरोना वायरस आया, उसके कारण लॉकडाउन लगाना पाया तो लॉकडाउन के हिदायत जारी की गई कि तुसीं अपने घर के ही रहना। पर खिडारियों के लिए एक सब तो वड्डी मुसीबत सी कि ओलंपिक दी तैयारियां कर रहे थे, किस तरह के नाल इस मुसीबत के विचों अपनी ओलंपिक दी तैयारियां जारी रख सकते। तो शूटर जो अभिषेक वर्मा ने, उन्होंने एक वक्री मिसाल करते हुए अपने घर के विच ही शूटिंग रेंज जिन्होंने मैं कह सकदा वो बना ली है। इलैक्ट्रॉनिक टारगेट मशीन तुसीं देख सकते हो, उन्होंने अपने बैडरूम के विच ही लगा ली है। आम तौर पर बैडरूम नूं सौण के लिए वरत्या जांदा जां आराम करने के लिए वरत्या जांदा, पर वो इस मुसीबत के समय दे विच ओलंपिक दी तैयारियां दे विच लगे हुए ने। ते इस बैडरूम नूं उन्होंने अपना जो कि है एक कह सकते हैं एक मैदान बना लिया कि इत्थे सौण के नाल नाल वो शूटिंग भी करते हैं। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो, अभिषेक इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं। तो इन्हां नाल गलबात भी करांगे, इन्हां ने तो जाणांगे कि किस तरह के नाल इन्हां ने जो ये आइडिया आया किवें इन्हां ने अपने जो इत्थे शुरुआत की। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये आइडिया पहले कहाँ से आया? क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, घर में रहना पड़ा था, और ये आपने कहाँ से पहले सोचा कि हम ना घर पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जी, लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ था उसके बाद सारी शूटिंग रेंजेस बंद हो गई थी, जैसे कि सरकार का ऑर्डर आया था। तो 15-20 दिन 1 महीना वेट करने के बाद और इंडिया में कोरोना फैल रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि शूटिंग अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और वैसे मैं जब से अपना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मैं घर पे ड्राई प्रैक्टिस कर रहा था। ड्राई प्रैक्टिस यानी कि दीवार पे हम ट्रिगर की प्रैक्टिस करते हैं विदाउट गोली डाल के। तो 1 महीना करने के बाद फिर ओलंपिक की तैयारी सिर्फ ड्राई प्रैक्टिस से नहीं हो सकती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटराइज्ड टारगेट घर पे ही लगवा लेता हूँ, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग रेंजेस में होता है। तो काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि सारा कंटेनमेंट जोन था फरीदाबाद, और मेड इन स्विट्ज़रलैंड ये मशीन होती है, और फरीदाबाद में इसकी इंडिया की डीलरशिप है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में भी काफ़ी मुश्किल हुई थी इसको। क्या क्या मुश्किल लानी पड़ी? क्योंकि लॉकडाउन था, कोई आ जा नहीं रहा था, सबको रोक रखा था, कुछ भी नहीं जाता था। फिर कैसे आपने इसको यहाँ पे लाया? हमने पास वगैरह का इंतज़ाम करवाया। जैसे फरीदाबाद में, दिल्ली में और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, उसके बाद दोबारा चंडीगढ़ का बॉर्डर लगता है। तो हर जगह से पास की व्यवस्था करी पहले तो, सबसे पहले, और वहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि ये शूटिंग पर्पस के लिए है और ओलंपिक की तैयारी है। और फिर उसी वजह से हम ये मशीन यहाँ पे लगवा पाए। और आने के बाद फिर इसके लिए 10 मीटर की जगह ज़रूरी होती है। घर के बाहर तो काफ़ी जगह है, लेकिन घर के अंदर सीधी 10 मीटर की जगह ना होने के कारण इसको मैंने फिर अपनी अलमारी के अंदर लगवाया और डायगनली इसको लगवाया है, क्योंकि सीधा भी 9 मीटर होता है। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर हमने इसको जैसे लगा रखा है
तो ये 10 मीटर पूरा होता है और इंटरनेशनली 10 मीटर की ही रेंज होती है और क्लोज्ड होती है, इंडोर शूटिंग रेंज होती है। इसीलिए मैंने इसको अपने बेडरूम में लगाया और दूसरे कमरे में खड़े होकर मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। अगर बात करूँ इसकी कीमत की, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मशीन जो आपने लगा रखी है, कीमत कितनी होती है इसकी और कैसे आपको ये आइडिया आया था? ये अराउंड 2.5 से 3 लाख के अराउंड आती है, मिनिमम स्टार्टिंग इसका यही होता है। और OGQ वगैरह जैसे नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं तो मेरे को वो सपोर्ट करती हैं और OGQ की मदद से ये मशीन मैंने घर पे लगवाई है अपने। और साथ ही साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज के लिए भी डंबल्स वगैरह और एक कह सकते हैं कि आप मिनी जिम मैंने घर पे वो भी बनवा ली थी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत ही ज़रूरी है इस कोविड-19 की स्थिति में। यानी कि आपने मन बना लिया था कि मैं लॉकडाउन अंदर ही रहकर बिताऊंगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा? जी बिल्कुल। और आपने फिर कोई ट्राई की बाहर जाने की, या आप सिर्फ अंदर ही रहे उतना टाइम? अब से 3-4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप अंदर ही रहे बिल्कुल? वैसे तो अंदर ही था मैं, लेकिन जब चंडीगढ़ में लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी सरकार ने, तो एक दिन मैं जिम का सामान लेने गया था और मेरा ये चश्मा जैसे है ये टूट गया था, तो चश्मा एक दिन मैं चश्मा बनवाने के लिए बाहर गया था, उसके अलावा मैं बाहर नहीं गया। यानी कि 2 बार ही सिर्फ आप जी बाहर निकले? बिल्कुल। और यहाँ पे आप कितना टाइम अभी प्रैक्टिस करते हो इस जो आपने जो सेटअप लगा रखा है? ये मैं 2 से 3 घंटे एवरेज पे प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं 3 से 4 घंटे भी करता हूँ। और जैसे भी शेड्यूल होता है, जैसे मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है ट्रेनिंग का, उसी के मुताबिक मैं शूटिंग करता हूँ इसकी प्रैक्टिस। पहले भी इतना ही टाइम लगाते थे? जब लॉकडाउन से पहले जब मैं बात करूँ, आप रूटीन में प्रैक्टिस चलती थी, पहले भी इतना ही टाइम होता था या पहले ज़्यादा देते थे? नहीं, पहले ज़्यादा टाइम होता था। शूटिंग रेंज में जैसे हमारा कैंप वगैरह लगता था तो 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस होती थी, उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइजेज और बाकी सब होता था। लेकिन अभी कोई इस साल कंपटीशन नहीं है और हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करके और फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी अभी कर रहे हो? पहले मैं 1 घंटे के अराउंड करता था, अब मैं 1.5 से 2 घंटे करता हूँ। जिम करता हूँ और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज वगैरह करता हूँ। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मशीन जो अपने घर पे लगा रखी है, इसका कोई फ़ायदा मिल रहा है आपको? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं ऐसी मशीनें जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ भी होती थी जी, या इससे बढ़िया होती थी या इससे कम होती थी, आपको क्या है इसमें फ़ायदा मिल रहा है या और मशीन के बारे में बताइए? बिल्कुल वैसी ही मशीन है जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में देखी जाती है, सेम मॉडल है। मॉडल का डिफरेंस आ जाता है, बाकी टेक्निक सेम रहती है इन मशीन्स की। और काफ़ी हद तक एक कंपटीशन की फीलिंग आती रहती है। अगर ये मशीन ना होती तो मैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। मशीन के कारण मैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकता हूँ और अपना जो भी एवरेज मैं पहले परफॉर्म कर रहा था उस परफॉर्म को मैंने बरकरार रख पा रहा हूँ इसकी वजह से अभी तक। इंडिया में भी जो बाकी जगह पे जो मशीन लगती है ऐसी यही तरह की मशीन लगती है या सिर्फ ये विदेश में मिलती है? जी ये विदेश में ही मिलती हैं और इंडिया में जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ पे इसी टाइप की एक मशीन लगी हुई है। वो पुराने मॉडल आते थे, ये एक नया मॉडल है। और केरला में भोपाल में भी वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज है इंडिया में, उनमें इससे एक मॉडल ऊपर लगा हुआ है। तो लगभग सबका सेम ही वो होता है, टेक्निक वगैरह सेम ही होती है इनकी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह सबके सेम होते हैं, बस थोड़ा सा दिखने का डिफरेंस आ जाता है और थोड़ी सी ਕੁਆਲਿਟੀ बढ़ जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇਖੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ 올림픽 ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ पोस्टपोन भी किया गया। अभिषेक जी, ओलंपिक की तैयारियां आप पहले कर रहे थे और अचानक कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगाना पड़ा और ओलंपिक को भी पोस्टपोन करना पड़ा जी। और कितनी बड़ी ये निराशा थी जब ओलंपिक को पोस्टपोन किया? जी बहुत दुख हुआ था पहले जब पता चला था कि ओलंपिक डिले हो गए हैं 1 साल के लिए। पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करी थी और मेंटली और टेक्निकली पूरी रेडी थे हम ओलंपिक के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से ये 1 साल डिले हो गया तो दुख हुआ था। लेकिन
सबसे ज़रूरी हमारी हेल्थ ही होती है हमारे लिए, सबके लिए ही हेल्थ होती है। तो फिर इसको मैंने कबूल करा क्योंकि काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था हमारे देश को कोरोना वायरस। तो इस उस हिसाब से कैंसिल डिले होना ही बेहतर था सभी के लिए। और दोबारा से 1 साल के लिए और तैयारी करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। अगर बात चल रही है, वैसे तो पता नहीं अभी क्या होगा आगे अगले आने वाले टाइम में, बात चल रही है कि 2021 में भी शायद रद्द हो सकती है ओलंपिक गेम्स। आईओसी भी ये कह चुकी है कि अगर वैक्सीन कोई नहीं आता है, हालांकि बहुत सारे देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, अगर मान लो नहीं आता तो कितना बड़ा आपके लिए ये झटका होगा? बहुत ही दुख भरा वो स्थिति हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार मैं ओलंपिक का कोटा जीता हूँ और पिछले कुछ सालों से बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और उस टाइम में अगर ओलंपिक बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है तो बहुत दुख की बात होगी। और पता नहीं उसके बाद हम ट्रेनिंग वगैरह किस शेड्यूल से या किस तरह से कर पाएंगे। और जैसे मैं बात करूँ ओलंपिक से लॉकडाउन से पहले की, आप कितना टाइम तब प्रैक्टिस कर रहे थे और कहाँ पे कैंप इंडिया का लगा हुआ था? दिल्ली करनी सिंह में कैंप लगा हुआ था और मार्च में ही दिल्ली में वर्ल्ड कप होने वाला था। ISSF वर्ल्ड कप होने वाला था। लास्ट वर्ल्ड कप था वो ओलंपिक से पहले। एक म्यूनिक में भी होने वाला था, लेकिन कोटास के लिए आई थिंक रैंकिंग के लिए ये लास्ट वर्ल्ड कप था। तो उसी के लिए कैंप लगा हुआ था मार्च में और कैंप ख़त्म होने वाला था और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। उसी से पहले हमें न्यूज़ आ गई थी कि शायद वर्ल्ड कप कैंसिल हो सकता है और बाकी कंट्रीज़ ने भी कैंसिल कर दिया था, मतलब अपनी टीम नहीं भेज रहे थे। और लेकिन लास्ट में बिल्कुल नज़दीक जब कंपटीशन आने वाला था तो पता चला जी कंपटीशन कैंसिल हो गया है और हमारा कैंप भी कैंसिल हो गया था। और लेकिन हमारा एक उसकी जगह सिलेक्शन ट्रायल हुआ था। हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनकी स्कोर से एक रैंकिंग बनाई जाती है, ओलंपिक पॉलिसी बोलते हैं, उसी से ओलंपिक में सिलेक्शन होती है। तो वो लास्ट कंपटीशन था और एक फिर हमारा ट्रायल हुआ था 18 या 19 मार्च को, तो वो हमने दिया। उसके बाद करनी सिंह रेंज बंद हो गई थी और ऑफिशियली हमारी प्रैक्टिस भी बंद हो गई थी उस टाइम। अच्छा, आपको कितना लगता था, आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आपको जो फाइनल टीम बननी थी भी आप उसमें आ जाएंगे? क्योंकि कोटा तो आपको मिल चुका था जी, पर टीम में आना अभी बाकी था। आपको कितना कॉन्फिडेंट थे आप कि आप आएंगे? जी, ओलंपिक पॉलिसी के हिसाब से जो भी रैंकिंग बनी थी तो मैं टॉप 2 में था उसमें और 3rd नंबर पे कोई था नहीं उस टाइम। काफ़ी रैंकिंग का फ़र्क, स्कोरिंग का काफ़ी फ़र्क था। तो अगर रैंकिंग की मैं बात करूं तो लगभग कंफर्म ही था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। बस एक हफ्ते बाद टीम डिक्लेयर भी होने वाली थी, लेकिन बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया। और अभी भी पूरी उम्मीद है मेरे को, अपने आप पे पूरा विश्वास है कि दोबारा मैं मेहनत करके अपना बेस्ट दूंगा और दोबारा मैं ओलंपिक के लिए सेलेक्ट होऊंगा। 10 मीटर में ही आपने क्वालिफाई करना था या किसी और इवेंट में भी आपने? नहीं, 10 मीटर ही खेलता हूँ और 10 मीटर में ही मेरा क्वालिफाई करा है मैंने। अब क्या चुनौती रहने वाली है आगे, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं पता कब तक सब कुछ ओपन होगा। हालांकि बहुत कुछ राहत सरकार ने दे भी दी है, जैसे आम लोग जाने आने लगे हैं, पर एक प्लेयर के लिए तो बड़ी चुनौती होती है। कभी आपका जो चल रहा था पहले रेगुलर चल रही थी प्रैक्टिस वगैरह, अभी प्रैक्टिस रुकी है। हालांकि आप घर पे तो कर रहे हैं पर फिर भी वो बात तो नहीं होती जो आम कैंप में कर सकते हैं। कितनी बड़ी अभी चुनौती आपके पास रहने वाली है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरा साल रहेगा, क्योंकि शूटिंग में इंटरनेशनल ISSF जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है शूटिंग की, उन्होंने 2020 के लिए सारे कंपटीशन कैंसिल कर दिए। और अगर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा इस साल तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कितनी चल रही है, वो हम कंपटीशन से ही जान सकते हैं। तो कंपटीशन ना होने के कारण ये शायद हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम आपस में जितने भी हो सकते हैं कंपटीशन करने की कोशिश करते रहेंगे। मेंटल प्रॉब्लम की आपने बात की जी, किस तरह की मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लेयर्स? क्या आपने भी कुछ फेस किया है? जी, प्रॉब्लम यही है जैसे कि ओलंपिक्स कैंसिल हो गया है और मेंटली लोग अभी तक जैसे जितने भी एथलीट्स थे उनको काफ़ी निराशा हासिल हुई है, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे थे वो और मेंटली काफ़ी चैलेंजिंग होगा इस स्थिति से उभरने के लिए। और शायद इस स्थिति में अगर आप मेंटली फिट हैं बिल्कुल
तो आप दोबारा एक कम बैक कर सकते हैं और दोबारा ही बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक कंसंट्रेशन का गेम है जी। शूटिंग। और आप अभी अपनी जो मानसिक संतुलन है उसको कैसे बरकरार रखने के लिए आप काम कर रहे हो उस पर? जी, मैं सूर्य नमस्कार वगैरह करता हूँ, सुबह मेडिटेशन करता हूँ, उससे काफ़ी सहायता मिलती है हमें, स्पेशली मेडिटेशन से। और अपने आप को मैं पूरे दिन कुछ किसी ना किसी चीज़ में व्यस्त रखता हूँ। जैसे मैं 3D पेंटिंग बना देता हूँ कभी, और मैं थोड़ा बहुत गिटार सीखता हूँ यूट्यूब पे। कीबोर्ड मेरे को आता है बजाना और मैं उसकी वीडियोस बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। और सबसे खास बात, मैं पिछले 1-1.5 महीने से जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ यूट्यूब पे। तो वो मेरे को बिजी रहने में सहायता करती है पूरे दिन, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है मेरे ये पास। लैंग्वेज क्यों आइडिया क्यों आया, क्यों सीख रहे हो? हमारा जर्मनी जाना होता रहता है, और शूटिंग का हेडक्वार्टर भी जर्मनी में है। तो एक लैंग्वेज तो सीखना मैं चाह रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैं पहले जर्मन सीखूंगा और उसके बाद और भी लैंग्वेज सीखने का भी मैंने प्लान करा है। और ये म्यूजिक वगैरह जो सीख रहे हो, ये पहले से ही शौक था या सिर्फ इसी लॉकडाउन पीरियड में आपने ये सीखना शुरू किया? नहीं, मेरा काफ़ी पहले से स्कूल टाइम से शौक था। जब स्कूल में 12th क्लास में था उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत गिटार सीखा था, लेकिन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी थी तो टाइम नहीं मिल पाया था। और अभी घर में जैसे काफ़ी टाइम हो गया मेरे को रहते हुए, अब मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए इसी टाइप की एक्टिविटीज़ कर अभी रहा फिर हूँ। डाइट वगैरह का कैसे ख्याल रखते हो, क्योंकि एक प्लेयर की बहुत ज़रूरी होती है डाइट को मेंटेन रख पाना। आप कैसे अभी इसको मेंटेन रख रहे हो, क्योंकि ये एक बाकी जगह की जगह ये भी एक चुनौती ही है। जी, स्पेशल हमारा डाइट प्लान होता है। सभी एथलीट्स का अलग अलग डाइट प्लान होता है, उनकी बॉडी के टाइप के हिसाब से, उनकी प्रैक्टिस जितनी वो कर रहे हैं उसके हिसाब से। और लॉकडाउन में भी मैं जितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ रेगुलर। मेरे फिजिकल ट्रेनर हैं, उनको बताता रहता हूँ। वो उसी के हिसाब से मेरा जो भी डाइट प्लान है और मेरा जो भी फिजिकल फिटनेस प्लान है वो उसी से तैयार करते हैं वो उसी टाइम। और अगर बात करूं और क्या क्या एक्टिविटी आपने अभी नया सीखा है जो इस दौर में आया? क्योंकि इतना टाइम घर पे रहना मुझे नहीं लगता आप पहले कभी रहे होंगे जब से आपने शूटिंग शुरू की है। ये और क्या नया एक्सपीरियंस क्या आया इसमें? पिछले 2 साल से मैं सिर्फ जब भी कंपटीशन से वापस आता था तो मैं घर जाता था। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जा पाता था, और ये शायद पहली बार है कि मैं इतना लंबा टाइम घर पे रहा हूँ। और वही है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के नए नए एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। उसके लिए मैं यूट्यूब पे नई नई वीडियोस देखता रहता हूँ, कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उन्हीं से मैं मेंटली फिट रहने की कोशिश करता हूँ। और आपने एक लॉ की स्टडी की हुई है, और लॉ को छोड़कर आप शूटिंग में आपका आना कैसे हुआ? शूटिंग मेरी हॉबी थी जब मैं आना चाह रहा था। और शूटिंग के अलावा भी मैंने बैडमिंटन में स्टेट लेवल खेला है। मैं स्विमिंग भी करता था, मैं स्केटिंग भी करता था पहले, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में मैं करता रहा हूँ। और ये मेरी हॉबी रही है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी मेरी रुचि रही है। तो शूटिंग रेंज के बारे में जैसा ही मेरे को पता चला तो मैंने इसको भी एज अ हॉबी लिया, शूटिंग को भी। और एज अ हॉबी करते करते कब एकदम से ये प्रोफेशन बन गया मेरे को पता नहीं चला इस बात का। और जब एशियन गेम्स का मेरा मेडल आया था उस टाइम तक मैं इसको हॉबी ही मान रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को अपने आप पे यकीन आया कि मैं जब इतनी मेहनत करके अगर मैं एज अ हॉबी लेके चल रहा था इसको, और मैं देश के लिए एक एशियन गेम्स का मेडल लिया है, तो मैं अगर फुल टाइम इसमें एज अ प्रोफेशन इसको बना लेता हूँ तो मैं काफ़ी कुछ इसमें अचीव कर सकता हूँ। तो उसी दिन से मैंने इसको एज अ प्रोफेशन बना लिया था अपना। यानी कि अब लॉ फिर आपने छोड़ दी बिल्कुल? जी, मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी उस टाइम, और हाल ही में मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं 1 या 2 दिन में मैं बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगा। और इसी साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट में जाके मैं थोड़ी वकालत की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। पर ये दोनों चीज़ें फिर मैनेज कैसे होंगी, क्योंकि लॉ का भी जो वकील होते हैं उनको भी बहुत टाइम मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी और भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, और आपको तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, फिर उसको मैनेज कैसे होगा वो? जैसे कि इस साल कंपटीशन वगैरह है नहीं कोई हमारे, और काफ़ी टाइम हमें मिलेगा इस टाइम, तो टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैं थोड़ी अपनी वकालत की पढ़ाई करता रहूँगा, और महीने में 1 या 2 केस भी मैं लड़ने की अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। और ये आपके फादर भी जज हैं जी। उन्होंने नहीं बोला कि यार शूटिंग में क्यों आप चले गए, और आपको तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें उसी प्रोफेशन में आना चाहिए था? कोई आपके कई बार फादर ने ऐसा बोला आपको?
नहीं, पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है और उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारा मन हो वो करो और अपना बेस्ट दो उसमें। तो इसीलिए मैंने पहले इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई करी है और शूटिंग मैंने एज अ हॉबी करी थी। करना मैं वकालत चाहता था कोर्ट में, लेकिन शूटिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मेरा आ गया था उस टाइम जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी। तो फिर सबने मिलकर यही डिसाइड किया था कि बिना प्रैक्टिस इतनी करे और बिना इतनी ज़्यादा मेहनत करे, अगर मैं इतनी अच्छी शूटिंग कर सकता हूँ तो क्यों ना 1 साल पूरा शूटिंग में दिया जाए। तो 2018 मैंने पूरा शूटिंग में दिया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर आप देख ही सकते हैं मेरा एशियन गेम्स में मेडल आया था। उसके बाद तो फिर कंफर्म ही हो गया था कि मैंने शूटिंग ही करनी है। अब अगर मैं पूछूं आपसे, इंडिया क्या क्या पोजीशन है? शूटिंग में तो बहुत अच्छा इंडिया कर ही रहा है, ओलंपिक में क्या लगता है कि कितने मेडल इंडिया ला सकता है? मेडल्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार की जो शूटिंग की टीम है हमारी वो बिल्कुल बेस्ट टीम है। और आप देख सकते हैं कि एयर पिस्टल में वर्ल्ड नंबर 2 पे 2 जने हैं, नंबर 3, 4 पे 2 जने हैं और एयर राइफल पे वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे 2 जने हैं। तो इससे बेहतर मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता और पूरी परफेक्ट हमारी प्रैक्टिस थी इस टाइम और हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। 6-7 मेडल इंडिया के आ सकते हैं जी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम सारे ही। और उम्मीद तो यही थी कि 4 मेडल तो बिल्कुल आते ही हमारे। बाकी मैं ऐसे प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, बाकी तो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। जी, थैंक्स बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए और कामना करते हैं कि ये जो माड़ा दौर है जल्दी समाप्त हो और आप ओलंपिक के लिए तैयारी पूरी तरह से कर सको और ओलंपिक के लिए मेडल आप ला सको। धन्यवाद थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਾਰ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ बेडरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। 15-20 दिन 1 महीना वेट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शूटिंग अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटराइज टारगेट घर पे ही लगवा लेता हूँ। मेड इन स्विट्जरलैंड ये मशीन होती है, यहाँ तक लाने में भी काफ़ी मुश्किल हुई थी इसको। तो कैसे आपने इसको यहाँ पे लाया? हर जगह से पास की व्यवस्था करी पहले तो। सबसे पहले कीमत कितनी होती है इसकी? 2.5 से 3 लाख के अराउंड आती है। इसका कोई फ़ायदा मिलता है? वैसी ही मशीन है जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में देखी जाती है। इंडिया में जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ पे इसी टाइप की एक मशीन लगी हुई है। वो पुराने मॉडल आते थे, ये एक नया मॉडल है। बहुत दुख हुआ था पहले जब पता चला था कि ओलंपिक डिले हो गए हैं 1 साल के लिए। शायद रद्द हो सकती है ओलंपिक। बहुत ही दुख भरा वो स्थिति हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार मैं ओलंपिक का कोटा जीता हूँ।